कल्पना कीजिए एक ऐसे युद्ध की जहां एक भी गोली नहीं चली है, कोई धमाका नहीं हुआ और कोई मिसाइल भी नहीं दागी गई। बिल्कुल। फिर भी समंदर के बीचों बीच खड़ा दुश्मन का एक विशाल युद्धपोत पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुका है। हाँ, उसका रडार अंधा हो गया है। सही कहा, संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप है। मतलब वो जहाज अब सिर्फ पानी पर तैरता हुआ लोहे का एक डिब्बा भर है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, आज की दुनिया की सच्चाई है। हाँ। क्योंकि आज की दुनिया में असली ताकत सिर्फ बारूद में नहीं है, ताकत उन अदृश्य सिग्नल्स और रणनीतियों में है जो युद्ध के मैदान को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। तो हमारे देश की सुरक्षा का ये अदृश्य ढांचा कैसे काम करता है, इसे कौन चलाता है, आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय यही है। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट है, न्यू कमांड इंडियाज मिलिट्री लीडरशिप ट्रांजिशन। और हमारा आज का मिशन बहुत स्पष्ट है। हम ये समझना चाहते हैं कि सेना के सर्वोच्च स्तर पर जो बदलाव हो रहे हैं वे सिर्फ कुछ चेहरों का बदलना नहीं है। तो ये क्या है? ये असल में भविष्य के युद्धों के लिए भारत की तैयारी है। जो लोग जानना चाहते हैं कि एक अस्थिर होती दुनिया में देश की सुरक्षा कैसे तय होती है, उनके लिए ये चर्चा बहुत जरूरी है। सही बात है, और यही बात इस चर्चा को इतना रोमांचक बनाती है। हम हमेशा सैनिकों को बॉर्डर पर देखते हैं, लेकिन जो दिमाग उस पूरी मशीनरी को चला रहा है, हम उसके बारे में कम बात करते हैं। हाँ, हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो पर्दे के पीछे से रणनीति बनाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए सीधे उस पहले बड़े बदलाव पर आते हैं जिसका इस रिपोर्ट में जिक्र है, नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की नियुक्ति। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान जनरल अनिल चौहान 30 मई को अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और उनकी जगह लेने वाले हैं लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, जो कि सेवानिवृत्त हैं। वे 31 मई को नए सीडीएस का पदभार ग्रहण करेंगे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर मैं इसे किसी कॉर्पोरेट दुनिया के चश्मे से देखूं, तो मुझे सीडीएस की भूमिका किसी बहुत बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट समूह के ग्रुप सीईओ जैसी लगती है। अच्छा, ये एक बहुत ही सटीक और दिलचस्प एनालॉजी है। हाँ, मैं इस एनालॉजी को थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूँ। एक बड़ी कंपनी में क्या होता है, मार्केटिंग विभाग का अपना एजेंडा होता है, सेल्स का अपना होता है, वे बजट के लिए आपस में लड़ते हैं। बिल्कुल लड़ते हैं। तो क्या हमारी सेनाओं में भी ऐसा होता है? क्या थल सेना, नौसेना और वायुसेना अपने अपने बजट और हथियारों के लिए एक दूसरे से होड़ करती हैं? हाँ, दुर्भाग्य से ऐसा होता रहा है। और क्या सीडीएस का काम उसी ग्रुप सीईओ की तरह है जो उन्हें एक रूम में बिठाकर कहता है कि देखो, हमें अलग अलग नहीं बल्कि एक ही कंपनी के लिए काम करना है? आपने बिल्कुल दुखती रग पर हाथ रखा है। देखिए, ऐतिहासिक रूप से दुनिया भर की सेनाओं में यही सबसे बड़ी समस्या रही है। इसे साइलोज में काम करना कहते हैं। साइलोज? हाँ, मतलब थल सेना अपनी तरह से युद्ध की तैयारी करती है और वायु सेना अपनी तरह से। अब मान लीजिए कि कोई संकट आ गया, थल सेना ने अपने लिए अलग सर्वेलेंस ड्रोन खरीद लिए और वायुसेना ने उसी काम के लिए किसी दूसरी कंपनी से अलग ड्रोन खरीद लिए। ये ना सिर्फ पैसों की बर्बादी है, बल्कि युद्ध के समय दोनों के सिस्टम आपस में बात भी नहीं कर पाते। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। सीडीएस का मुख्य काम इसी बर्बादी को रोकना और जॉइंटनेस यानी एकीकरण लाना है। उनका काम ये तय करना है कि अगर कल को कोई युद्ध होता है तो तीनों सेनाएं एक मुट्ठी की तरह काम करें, ना कि 3 अलग अलग उंगलियों की तरह। एकदम सही। ये तो बहुत ही तार्किक बात है, लेकिन रिपोर्ट में एक ऐसी चीज है जिसने मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। अच्छा, क्या है वो? इसमें लिखा है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी की भूमिका दोहरी होगी। वे सिर्फ सीडीएस ही नहीं होंगे, बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसे हम डीएमए कहते हैं, उसके सचिव भी होंगे। हाँ, ये उनकी दोहरी भूमिका है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या एक ही इंसान को 2 इतनी बड़ी टोपियां पहनाना कोई समझदारी है? पहली नजर में ऐसा लग सकता है। मतलब क्या इससे हमारा सिस्टम और ज्यादा नौकरशाही या रेड टेप में नहीं फंस जाएगा? एक तरफ आप सेनाओं को लीड कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सरकारी फाइलों पर साइन कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन स्वाभाविक है, लेकिन मैं बताती हूँ, असल में ये कोई ब्यूरोक्रेसी बढ़ाने वाला कदम नहीं है, बल्कि ये ब्यूरोक्रेसी को बाईपास करने का एक मास्टर स्ट्रोक है। अच्छा, वो कैसे, मुझे समझाइए। इसे ऐसे समझिए, पहले क्या होता था, अगर सेना को कोई अहम फैसला लेना है या कोई नया नियम लागू करना है, तो सैन्य अधिकारियों को वो फाइल
रक्षा मंत्रालय के सिविलियन बाबुओं यानी नागरिक नौकरशाहों के पास भेजनी पड़ती थी। यानी वो लोग जो कभी बॉर्डर पर नहीं गए। बिल्कुल, जो लोग कभी युद्ध के मैदान में नहीं गए वो तय करते थे कि सेना की फाइल पास होगी या नहीं। इसमें महीनों, कभी कभी सालों लग जाते थे। ओह, मतलब काम अटक जाता था। हाँ, तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स या डीएमए बनाने का मकसद ही यही है कि सैन्य मामलों से जुड़े प्रशासनिक फैसले सेना के लोग ही लें। तो जब लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्या डीएमए के सचिव के रूप में बैठेंगे तो वे किसी सिविलियन बाबू के अप्रूवल का इंतजार नहीं करेंगे। उनके पास सरकार के सचिव की वो ताकत होगी जिससे फाइलें सीधे मंजूर होती हैं। यह लाल फीताशाही को खत्म करने का तरीका है। ओह, अब मुझे पूरी तस्वीर समझ आ रही है। मतलब वे सिर्फ रणनीति नहीं बनाएंगे, बल्कि उस रणनीति को लागू करने के लिए जो सरकारी पावर चाहिए वो भी सीधे उन्हीं के पास होगी। एकदम सही। ये तो एक अभूतपूर्व शक्ति है। और अगर हम उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो लगता है कि इस दोहरी भूमिका के लिए उन्हें बहुत सोच समझकर चुना गया है। बिल्कुल, उनका अनुभव बहुत व्यापक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 1985 में उन्हें 8वीं गढ़वाल राइफल्स में कमीशन मिला था। वे सेना के उपप्रमुख यानी वाइस चीफ भी रहे हैं और मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का अनुभव भी उनके पास है। और उनके बायोडेटा का जो सबसे अहम हिस्सा है जिस पर हमें गौर करना चाहिए वो है उनका वर्तमान पद। अच्छा, अभी वे क्या कर रहे हैं? वे अभी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट या NSCS में सैन्य सलाहकार है। एक मिनट, ये NSCS असल में करता क्या है? ये देश का वो थिंक टैंक या नर्व सेंटर है जहां देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियां बनती हैं। जब प्रधानमंत्री और शीर्ष मंत्री किसी गंभीर सुरक्षा संकट पर चर्चा करते हैं तो NSCS ही उन्हें डेटा और रणनीति देता है। यानी वे पहले से ही उस टॉप लेवल पर बैठे हैं? हाँ, वहाँ सैन्य सलाहकार होने का मतलब है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी पहले से ही उस टेबल पर बैठ रहे हैं जहाँ विशुद्ध फौजी ऑपरेशंस और देश की राजनीतिक कूटनीति आपस में मिलते हैं। क्या बात है। और उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल जैसे सर्वोच्च सम्मान भी मिले हैं। बिल्कुल, उनके पास जमीन पर गोलियां चलने से लेकर दिल्ली के एसी कमरों में रणनीतिक नीतियां बनाने तक का पूरा अनुभव है। ये वाकई एक बहुत ही ठोस अनुभव है। लेकिन यहाँ एक पेच है। कैसा पेच? अगर हम वापस अपने ग्रुप सीईओ वाली एनालॉजी पर जाएं, एक सीईओ चाहे कितना भी काबिल क्यों न हो, वो अपने अलग अलग विभागों को एक साथ काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, है ना? हाँ, अगर वे विभाग खुद पुरानी सोच में फंसे हों। बिल्कुल, सीडीएस तीनों सेनाओं में तभी जॉइंटनेस ला सकते हैं जब नौसेना और वायुसेना का अपना नेतृत्व भी मजबूत हो और खुद को बदलने के लिए तैयार हो। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। तालमेल तभी बैठता है जब सभी हिस्से समान रूप से आधुनिक हों। और यही बात हमें स्वाभाविक रूप से इस चर्चा के दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ ले जाती है। थल सेना से निकलकर अब बात करते हैं नौसेना की। हाँ, नौसेना में भी बड़ा बदलाव हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे 31 मई को रिटायर हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे। लेकिन यहां मेरे दिमाग में एक बड़ी उलझन है। उलझन? कैसी उलझन? देखिए, जब हम किसी नेवी चीफ के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक टिपिकल छवि आती है। बड़े बड़े तोप, मिसाइलें दागते हुए युद्धपोत और भारी गोलाबारी। हाँ, ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के विशेषज्ञ हैं। बिल्कुल है। अब एक आम इंसान के नजरिए से संचार और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स तो ऐसा लगता है जैसे कोई आईटी या टेलीकॉम का काम हो। तो क्या भविष्य के समुद्री युद्ध गोलियों और मिसाइलों से नहीं बल्कि कंप्यूटर्स और सिग्नल से लड़े जाएंगे? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है हाँ, और वो भविष्य अब आ चुका है। मैं इसे थोड़ा और समझना चाहता हूँ। हम इसे थोड़ा डीकोड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या जिसे EW कहते हैं, ये कोई बैकग्राउंड सपोर्ट का काम नहीं है। ये आज के समय का सबसे आक्रामक हथियार है। वो कैसे काम करता है, थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। मान लीजिए कि हिंद महासागर में हमारा एक युद्धपोत है और उसके सामने 100 किलोमीटर दूर दुश्मन का एक बहुत ही आधुनिक जहाज है जिस पर दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलें लगी हैं। ठीक है। पारंपरिक युद्ध में हम इंतजार करते कि कौन पहले मिसाइल दागेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के दौर में ऐसा नहीं होता।
एक ईडब्ल्यू विशेषज्ञ क्या करेगा? वो सबसे पहले दुश्मन के रडार को जैम कर देगा। दुश्मन के जहाज के स्क्रीन पर अचानक क्या? हजारों भूतिया जहाज दिखने लगेंगे। बिल्कुल। या फिर स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी। फिर वो उनके जीपीएस सिग्नल्स को स्पूफ करेगा, यानी उन्हें गलत लोकेशन भेजेगा। मतलब दुश्मन को लगेगा कि वो कहीं और हैं, जबकि असल में वो कहीं और होंगे। बिल्कुल, एकदम सही। अब सोचिए, दुश्मन के पास कितनी भी तेज और खतरनाक मिसाइल हो, अगर उसका रडार अंधा है और उसे यही नहीं पता कि निशाना कहाँ लगाना है, तो वो मिसाइल किस काम की? वो तो बस लोहे का एक महंगा टुकड़ा है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर दुश्मन को शारीरिक रूप से नष्ट करने से पहले उसे मानसिक और तकनीकी रूप से पंगु बनाने की कला है। ये तो वाकई डरावना भी है और अद्भुत भी। मतलब जो हमने शुरुआत में उस लकवाग्रस्त जहाज की कल्पना की थी, वो कोई कोरी कल्पना नहीं थी। बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ एक और बात है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वो क्या? अक्सर लोगों को लगता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का विशेषज्ञ है, तो वो शायद कोई कंप्यूटर गीक होगा जो सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठा रहता है। हाँ, एक कमरे में बैठ के टाइप करने वाला। लेकिन वाइस एडमिरल स्वामीनाथन के मामले में ऐसा नहीं है। उनके पास जमीनी या यूं कहें कि समुद्री अनुभव का एक बहुत ही हार्डकोर ट्रैक रिकॉर्ड है। अच्छा। स्रोत के अनुसार उन्होंने आईएनएस मैसूर, जो कि एक बेहद शक्तिशाली गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसकी कमान संभाली है। और इससे भी बड़ी बात, उन्होंने भारत के विशालकाय विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य की कमान संभाली है। अरे वाह! आईएनएस विक्रमादित्य, वो तो समंदर में तैरते हुए एक पूरे शहर जैसा है ना? मैंने पढ़ा है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को कमांड करना पूरी सेना में सबसे जटिल कामों में से एक है। इसमें कोई शक नहीं है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ एक जहाज नहीं होता, ये अपने आप में एक चलता फिरता एयरबेस है। हाँ, उस पर तो फाइटर जेट्स होते हैं। बिल्कुल। जब आप ऐसे पोत के कप्तान होते हैं, तो आपको एक साथ 3 आयामों यानी 3 डायमेंशंस में सोचना पड़ता है। आसमान में फाइटर जेट्स टेक ऑफ और लैंड कर रहे हैं, जिनकी स्पीड और टाइमिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। सतह पर आपके आसपास आपको एस्कॉर्ट करने वाले दूसरे जहाजों का पूरा बेड़ा है, और पानी के नीचे दुश्मन की पनडुब्बियां आपके इस बेशकीमती कैरियर को निशाना बनाने की ताक में बैठी हैं। मतलब आपको हवा, सतह और गहराई तीनों जगहों पर एक साथ अपनी नजर रखनी होती है। सही कहा। तो वाइस एडमिरल स्वामीनाथन के पास एक बहुत ही दुर्लभ संयोजन है। एक तरफ वे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के उस सूक्ष्म, अदृश्य और अत्यधिक तकनीकी दुनिया के मास्टर हैं, जहां सिग्नल्स और रडार का खेल चलता है। हाँ, और दूसरी तरफ उन्हें आईएनएस विक्रमादित्य जैसी भारी भरकम आक्रामक सैन्य मशीनरी को संभालने का व्यवहारिक अनुभव है। ये तो तकनीकी आक्रामकता और पारंपरिक ताकत का एकदम सही संतुलन है। बिल्कुल। तो अगर मैं एक आम नागरिक के नजरिए से देखूं, जो रोज अखबारों में पढ़ता है कि सीमा पर फिर से तनाव बढ़ रहा है, या दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में जहाजों के बीच टकराव की स्थिति बन रही है, तो उसके लिए इन दोनों नियुक्तियों का एक साथ क्या मतलब है? हम इन दोनों अधिकारियों, लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम और वाइस एडमिरल स्वामीनाथन को एक ही कैनवस पर कैसे रख सकते हैं? बिल्कुल। और अगर हम इससे एक व्यापक परिदृश्य से जोड़कर देखें, तो हमें भारत की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति नजर आती है। वो कैसे? हमारे पास 2 ऐसे सैन्य नेता हैं जो बिल्कुल अलग पृष्ठभूमियों से आते हैं, लेकिन आज की जो ग्रे जोन वाली भू राजनीति है, उसमें ये एक दूसरे के बेहतरीन पूरक हैं। एक मिनट, ग्रे जोन से आपका क्या मतलब है? ग्रे जोन का मतलब है युद्ध और शांति के बीच का वो धुंधला इलाका, जहां आज की ज्यादातर लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। आजकल कोई भी देश सीधा युद्ध घोषित नहीं करता। हाँ, अब वैसी जंग कहाँ होती है? बिल्कुल, छोटी मोटी घुसपैठ होती है, प्रॉक्सी वॉर होते हैं, या समंदर में जहाजों के बीच खतरनाक पैंतरेबाजी होती है। अब लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम को देखिए। रिपोर्ट खास तौर पर बताती है कि उनके पास असम और जम्मू कश्मीर जैसे वॉलेटाइल रीजन्स या काफी अस्थिर इलाकों का बहुत गहरा अनुभव है। मतलब उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी और लगातार चलने वाले जमीनी संघर्ष को बहुत करीब से हैंडल किया है। वो जानते हैं कि जहां हालात रातों रात बिगड़ सकते हैं, वहां दबाव में कैसे शांत रहना है। एकदम सही। और दूसरी तरफ वाइस एडमिरल स्वामीनाथन हैं। उनके पास हाई स्टेक्स नेवल ऑपरेशंस यानी उच्च जोखिम वाले समुद्री अभियानों का विशाल अनुभव है, जहां तकनीक और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता सबसे ऊपर होती है। हाँ,
जब आप इन दोनों अनुभवों को मिलाते हैं, एक तरफ जमीनी स्तर की उथल-पुथल और आतंकवाद का कड़ा प्रबंधन और दूसरी तरफ समंदर में उच्च तकनीकी और रणनीतिक संचालन, तो आपको एक ऐसा नेतृत्व मिलता है जो हर तरह के खतरे के लिए तैयार है। इसे ही तो एक सीमलेस ट्रांजिशन कहेंगे। जी, बिना किसी झटके के एक मजबूत टीम से दूसरी मजबूत टीम के हाथों में कंट्रोल देना। और ये ऐसे समय में हो रहा है जब हमारी क्षेत्रीय सुरक्षा की गतिशीलता बहुत तेजी से बदल रही है। हमें एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो न केवल सेनाओं को आधुनिक बनाए बल्कि उन्हें एक साथ मिलकर लड़ना भी सिखाए। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। एक बहुत ही आश्वस्त करने वाली तस्वीर पेश करता है। मतलब 31 मई का दिन भारतीय सेना के लिए महज एक और तारीख नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक तरफ हमारे पास ऐसे नए सीडीएस होंगे जो नौकरशाही की बाधाओं को तोड़कर सेनाओं में असली एकीकरण लाएंगे, और दूसरी तरफ नेवी के पास एक ऐसे चीफ होंगे जो भविष्य के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के उस्ताद हैं। ये एक बहुत ही मजबूत लीडरशिप लगती है। बिल्कुल है। और इससे पहले कि हम आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करें, मैं इस रिपोर्ट में छिपे एक छोटे लेकिन बेहद दिलचस्प तथ्य की ओर ध्यान खींचना चाहूंगी। अच्छा, ऐसा क्या छिपा है इस रिपोर्ट में, बताइए। ये एक ऐसा बिंदु है जो अक्सर फौजी प्रोफाइल्स में छिप जाता है, लेकिन मेरे लिए ये सबसे ज्यादा विचारणीय था। रिपोर्ट के बिल्कुल आखिरी हिस्से में वाइस एडमिरल स्वामीनाथन की शैक्षणिक योग्यताओं का जिक्र है। इसमें बताया गया है कि उनके पास कई स्नातकोत्तर डिग्रियां हैं, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि उनके पास मुंबई विश्वविद्यालय से इंटरनेशनल स्टडीज यानी अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में पीएचडी की डिग्री है। एक मिनट, क्या एक नेवी कमांडर के पास इंटरनेशनल स्टडीज में पीएचडी? ये तो थोड़ा अजीब लगता है ना? मतलब हम तो यही मानते हैं कि फौजियों का काम लड़ना है और पीएचडी वालों का काम यूनिवर्सिटी में पढ़ाना। यही वो पुरानी सोच है जिसे हमें तोड़ना होगा, और यही आज का सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है। एक नेवी चीफ को अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में पीएचडी की जरूरत क्यों है? हाँ, क्यों है? क्योंकि आज के समय में, खास तौर पर समंदर में, हर सैन्य कदम कूटनीति से जुड़ा होता है। थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। मान लीजिए कि दक्षिण चीन सागर या हिंद महासागर में कोई विवादित इलाका है। वहां एक विदेशी जहाज हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुस आता है। ठीक है। अब वहां खड़ा एक कमांडर सीधे मिसाइल नहीं दाग सकता। उसे पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून यानी यूएन क्लॉज क्या कहता है। उसे समझना होगा कि अगर उसने कोई आक्रामक कदम उठाया तो जिनेवा में बैठे राजनयिकों पर उसका क्या असर होगा, या ग्लोबल सप्लाई चेन कैसे प्रभावित होगी। ओह, मतलब आज का युद्ध सिर्फ हथियारों का टकराव नहीं है, बल्कि कानूनी, आर्थिक और कूटनीतिक दांव-पेच का एक बहुत ही जटिल खेल है। बिल्कुल, और इसलिए जैसे जैसे वैश्विक सैन्य कमान अधिक जटिल होती जा रही है, सीमाएं धुंधली होती जा रही हैं। हमें यह सोचना होगा कि क्या भविष्य के शीर्ष कमांडरों के लिए केवल एक महान योद्धा या बेहतरीन रणनीतिकार होना ही काफी है, या अब सैन्य नेतृत्व की परिभाषा हमेशा के लिए बदल चुकी है। हाँ, आज के कमांडरों को युद्ध के मैदान और हथियारों के ज्ञान से बहुत आगे जाना होगा। उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकार, एक राजनयिक और यहाँ तक कि एक स्कॉलर या विद्वान की भूमिका भी निभानी होगी। एक स्कॉलर वॉरियर का युग। एकदम सही। ये सच में एक ऐसा विचार है जो दिमाग में अटका रह जाता है। स्कॉलर वॉरियर मतलब भविष्य का युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीता जाएगा, बल्कि गहरी अंतर्राष्ट्रीय समझ, अकादमिक ज्ञान और कूटनीति के सही मिश्रण से लड़ा और शायद रोका भी जाएगा। बिल्कुल। और ये बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा कोई कंक्रीट की इमारत नहीं है जिसे हम आंखों से देख सकें। यह एक बेहद जटिल अदृश्य ढांचा है जो ज्ञान, अनुभव, तकनीक और कूटनीति के मजबूत पिलर्स पर टिका है। सही कहा आपने। और आज की ये रिपोर्ट उसी अदृश्य ढांचे को और मजबूत करने वाले दो नए वास्तुकारों की कहानी है। जो श्रोता ये समझना चाहते हैं कि एक तेजी से बदलती दुनिया में देश की सुरक्षा कैसे तय होती है, उनके लिए नियुक्तियां सिर्फ एक न्यूज बुलेटिन नहीं, बल्कि हमारे भविष्य का एक बहुत बड़ा संकेत है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जो बातें आज सामने आई हैं वे निश्चित रूप से सोचने का एक नया नजरिया देती हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।